चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे खेती, व्यापार और एक कमाल की शहर प्लानिंग ने मिलकर दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। तो इस पूरी कहानी को हम परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बुनियाद की, यानी खेती की। फिर देखेंगे कि इस बुनियाद पर इतने शानदार शहर कैसे खड़े हो गए, व्यापार के लिए वो अनोखी मोहरें और वो रहस्यमयी लिपि कैसे बनी, और हाँ, लोथल जैसे बंदरगाहों से समंदर पार व्यापार कैसे फैला। आखिर में इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर को समझेंगे। देखिए, किसी भी बड़ी सभ्यता की कहानी ना हमेशा उसकी जमीन से शुरू होती है, और सिंधु घाटी के लिए भी ये बात बिल्कुल सच है। सब कुछ खेती से ही शुरू हुआ। यही वो नींव थी जिस पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो सवाल यह है कि वो एक चीज क्या थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? जवाब है कृषि अधिशेष। अब इसका सीधा सा मतलब है अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा करना। और यही जो अतिरिक्त अनाज था ना, वो एक इंजन की तरह काम करने लगा। इसी की बदौलत अनाज को स्टोर करना मुमकिन हुआ, उसका व्यापार शुरू हुआ, और सबसे जरूरी बात, समाज में ऐसे लोगों के लिए भी जगह बनी जो किसान नहीं थे, जैसे कि कारीगर और व्यापारी। ये ना एक जबरदस्त चेन रिएक्शन जैसा था। जरा समझिए, सब कुछ शुरू हुआ बेहतर टेक्नोलॉजी से, मतलब हल और सिंचाई के इस्तेमाल से। इससे क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। अब इस एक्स्ट्रा अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार यानी कि ग्रैनरीज बनाई गईं, और बस इसी अनाज ने शहरों में रहने वाली बड़ी आबादी का पेट पाला और व्यापार की वो नींव रखी जिस पर इतने शानदार शहर खड़े हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलता है जमीन के नीचे खुदाई में मिले सबूतों से। सोचिए, बनावली में मिट्टी के बने हल के मॉडल मिले हैं, कालीबंगा में तो बाकायदा जुते हुए खेत के निशान मिले, और धोलावीरा में सिंचाई के लिए बनाए गए तालाब। इतना ही नहीं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे पालतू जानवरों के भी सबूत हैं। और इनमें सबसे खास था कुबड़ वाला सांड, जो शायद उनके लिए आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत जरूरी था। तो देखिए, जब पेट भरने की टेंशन खत्म हो गई, तब जाकर इंसानी दिमाग ने कुछ बड़ा सोचा, और वो था परमानेंट शहर बसाना। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस सरप्लस अनाज ने जीने के एक बिल्कुल नए तरीके को जन्म दिया। सिंधु घाटी के शहर कोई ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गए थे। अरे, उन्हें एक जबरदस्त ग्रिड सिस्टम पर बसाया गया था। जरा कल्पना कीजिए, एक शतरंज के बोर्ड की तरह हर सड़क दूसरी सड़क को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। ये तो आज के मॉडर्न शहरों जैसी प्लानिंग थी, जो हजारों हजारों साल पहले की गई थी। कमाल है ना? और बात सिर्फ सड़कों पर खत्म नहीं होती। अरे, उनका ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। हर एक नाली पक्की ईंटों से बनी थी और ऊपर से ढकी हुई थी। जरा सोचिए, ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं थी, ये एक तरह का एडवांस्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम था। और इससे एक और बात साफ होती है कि वहां कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई प्रशासन जरूर था जो इन सब नियमों को लागू करवाता था। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिलते हैं। अच्छा, तो शहर बस गए, ट्रेड बढ़ने लगा। अब इतने बड़े सिस्टम को संभालने के लिए कुछ नए तरीकों की जरूरत तो पड़नी ही थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है सील्स यानी मोहरों की, और उनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि की। ये दोनों उस जमाने में कॉमर्स और कंट्रोल के सबसे बड़े टूल थे। ये जो हड़प्पन सील्स थीं, ये सेल खड़ी मतलब स्टेटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनी छोटी छोटी कलाकृतियां थीं। इन पर जानवरों की तस्वीरें और कुछ लिखावट होती थी। अब इनका काम क्या था? इनका काम था व्यापार के सामान पर एक ठप्पा लगाना। आप इससे आज के जमाने का ब्रांड लोगो या क्वालिटी की गारंटी वाली सील समझ सकते हो, जो ये पक्का करती थी कि सामान असली है और किसका। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक गहरा रहस्य। उन मोहरों पर जो भी लिखा है ना, उसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो सवाल यही है कि आखिर सिंधु लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये लिपि पिक्टोग्राफिक थी, यानी ये भाव चित्रात्मक थी। इसमें अ, आ, ई जैसे अक्षर नहीं थे, बल्कि तस्वीरों और सिंबल्स का इस्तेमाल होता था, और हर सिंबल का अपना एक मतलब था। हम इतना जरूर जानते हैं कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लेकिन इन सिंबल्स का असली मतलब क्या था, ये राज आज भी जमीन में दफन है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ठोस सबूत की जो सिंधु घाटी के ट्रेडिंग एम्पायर की कहानी खुद ब खुद सुनाता है, और वो जगह है लोथल। आज के गुजरात में जो लोथल है, वहां पुरातत्वविदों को एक बहुत बड़ा गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा यानी एक डॉकयार्ड,
और सुनिए, ये कोई मामूली डॉकयार्ड नहीं था। ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पहला ज्ञात डॉकयार्ड माना जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि सिंधु घाटी के लोग समंदर के रास्ते बहुत बड़े लेवल पर ट्रेड करते थे और अपना अनाज और दूसरा सामान दूर दूर के देशों तक भेजते थे। तो हमने कहानी के अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है। अब वक्त है इन सभी डॉट्स को जोड़ने का और ये देखने का कि पूरी पिक्चर आखिर कैसी दिखती है। तो जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये सब कुछ आपस में कैसे जुड़ा था। देखिए, एडवांस्ड फार्मिंग से आया एग्रीकल्चरल सरप्लस। इस सरप्लस ने शहरों के विकास और ट्रेड को मुमकिन बनाया। फिर जो प्लान्ड शहर बने वो ग्रिड सिस्टम और बेहतरीन ड्रेनेज पर आधारित थे। ट्रेड को सुरक्षित रखने के लिए सील्स और स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ी, और समंदर पार का जो ट्रेड था वो लोथल के डॉकयार्ड जैसे बड़े सेंटर से होता था। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये सभ्यता खेती में, शहर की प्लानिंग में और व्यापार में सचमुच अपने वक्त से कहीं कहीं आगे थी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी भविष्य में उनकी इस लिपि को पढ़ लिया गया तो इस प्राचीन सभ्यता का वो कौन सा सबसे बड़ा राज होगा जो हमारे सामने खुलेगा? जरा सोचिएगा इसके बारे में।